नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अरविंद प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके लिए आज के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, आज के लिए हमारा यहाँ पर है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए, आपके लिए यहाँ पर प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास से सबसे पहले आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न आपका है, किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। यहाँ पर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी, ठीक है। तो किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखिएगा, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आयरे कोटे ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, इसको देखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? 1772 में समाप्त कर दिया, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे लॉर्ड क्लाइव ने। किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने की थी। 1765 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बलबन ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे भी आपके एग्ज़ाम में 5 प्रश्न बनेंगे। 6 नंबर आपका है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में कोका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। कोका आंदोलन की बात की गई तो आप क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था कोका आंदोलन, ठीक है। और इस आंदोलन का नेता कौन था? भगत जवाहर मल। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना, और आपको बताना है किस डेट को की थी, ठीक है। सत्याग्रह सभा की स्थापना की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फरवरी 1919 में। कब की थी? फरवरी 1919 में। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न आपका है कि सबसे पहले तो डैश लगा हुआ है और लिखा है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। जिन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किए थे, उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो आप बताएंगे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी बात इनके बारे में जान लीजिएगा। इन्होंने 1828 में एक सभा की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में की थी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। प्रश्न आता है कि इन्हें राजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी। तो आप बताएंगे अकबर द्वितीय ने, ठीक है। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। वर्ष 1917 का और कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? तो वो था आपका चंपारण, ठीक है। चंपारण जो है ये सत्याग्रह कब किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? 1917 में।
ठीक है, नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी ने और लिखा हुआ है डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो आप बताएंगे विकेंद्रीकृत। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विकेंद्रीकृत। इसके बाद हमारा अगला यहाँ पर है प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए आ चुके हैं भूगोल से प्रश्न आ चुके हैं। 11 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? कौन सा देश आपसे पूछा गया है? तो आप बताएंगे नेपाल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 12 नंबर आपका प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा की अगर हम बात कर दें तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे बुध। ठीक है, क्या बताएंगे आप? आप बताएंगे बुध ग्रह जो है ये सबसे छोटा है। अगला प्रश्न आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, यहीं पर अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें। ठीक है, अभी आपसे यहाँ पर कहा गया सबसे छोटा राज्य, तो आपने बता दिया गोवा। मैं आपसे कहूँ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? तो आप यहाँ पर बता देंगे कि आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा। और यूपी का स्थान कैसा है? यूपी का नंबर कौन सा है? तो आप बताएंगे चौथा। ठीक है, चौथे नंबर पर यूपी है क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, पश्चिम बंगाल। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? सभी को पता होना चाहिए, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? तो आप बताएंगे 8 राज्य। ठीक है, क्या बताएंगे? 8 राज्य। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको मिलेंगे इकोनॉमी से प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 16 आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग, अगर कीमत कम होती है तो मांग जो है ये बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे है कि इस्पाहन कर एक प्रकार का है, मतलब एक कैसा कर है? ठीक है, प्रश्न में तो आपसे ये पूछा गया है। तो ये एक प्रकार का मुद्रा लेन देन कर है। ठीक है, इस्पाहन। ठीक है, अगला है कि उत्पादन के 3 स्तंभ क्या क्या हैं? उत्पादन के 3 स्तंभ आपसे पूछे गए हैं, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? आप बताएंगे भूमि, श्रम, पूंजी। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा, भूमि, श्रम, पूंजी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, इसको देखिएगा, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब आपसे पूछा गया है। तो अवमूल्यन कहते हैं कि किसी देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा के मूल्य में कमी करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ठीक है, इसे कहते हैं अवमूल्यन। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्याज का भुगतान। कैसा है ये? गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इससे भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 21, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? आप बताएंगे 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, अधिकतम एज की बात करेंगे तो आप बताएंगे 65 वर्ष। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 22 नंबर अगला आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, मंत्रिपरिषद आपसे पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे कि लोकसभा के प्रति। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
अगला है कि भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय खातों से जुड़े आपसे पूछा गया है कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है किसे प्रस्तुत किया जाता है। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि क्या संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। मतलब कौन, इनमें से कौन जो है ये संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून का निर्माण करती है। तो आप क्या बताएंगे, लोकसभा। ठीक है, क्या बताएंगे, लोकसभा। इसके बाद में आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपके लिए आ चुके हैं और घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की किसके कारण होता है। मतलब घर्षण जो होता है किस कारण से होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप बताएंगे अनियमितताओं के कारण। ठीक है, घर्षण संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है। गैसोलीन जो है ये पेट्रोल का दूसरा नाम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है यशदीकरण। क्या कहते हैं, यशदीकरण। गैल्वेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं यशदीकरण। अगला प्रश्न आपका है वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं पथमापी। ठीक है, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं, पथमापी। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, आप बताएंगे जूल। ठीक है, क्या बताएंगे आप, जूल। और अगर आपसे पूछा जाए कार्य की इकाई, तो कार्य की इकाई भी आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे जूल। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर है प्रारंभिक अंकगणित। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में गणित से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर 5 प्रश्न गणित के भी हैं। पहला प्रश्न मतलब 31 नंबर है, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 1/2 जो है वो 1/4 से 15 ज़्यादा है। अगर हम मान लें संख्या हमारी x मान ली हमने, ठीक है, तो संख्या का 1/2 कितना होगा, तो आप बताएंगे x/2। और संख्या का 1/4 कितना होगा, x/4। और आपसे क्या कहा गया कि संख्या का 1/2 जो है उसी संख्या के 1/4 से 15 ज़्यादा है। तो ये 15 ज़्यादा है, तो इसका अंतर कर देंगे, आपका हो जाएगा 15। इसको हल करेंगे आप लोग। ठीक है, तो आपका एलसीएम आएगा 4, फिर आपका हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस का 4 1 4, ठीक, बराबर 15। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा x/4 बराबर 15। यहाँ से आप x निकालेंगे, 15 चौका आपका कितना आएगा, 60। तो यहाँ पर आपकी संख्या कितनी होगी, आपकी संख्या हो जाएगी 60। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर 31 नंबर सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपकी समझ में भी आ गया होगा। 32 नंबर प्रश्न को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गुणक के कारण कोई संख्या 17% बढ़ जाएगी। 17% बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि उसमें अगर हम कितने से गुणा कर दें कि संख्या 17% बढ़ जाए। थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिएगा, हमने मान लिया संख्या हमारी है 100। ठीक है, हम यहाँ पर क्या मानेंगे, हम मान लेंगे हमारी संख्या कितनी है, 100। इन्होंने कहा है किस गुणक के कारण कोई संख्या 17% बढ़ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 को 17% बढ़ा दीजिएगा, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि 117। ठीक है, क्या बताएंगे आप बताएंगे 117 हो जाएगा 17% बढ़ाने के बाद। ठीक है, इतना आप समझ गए यहाँ पर। ठीक है, और अब आप लोग थोड़ा यहाँ पर समझिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि इसमें मतलब किससे, 100 में किससे गुणा कर दें जिससे कि 117 आ जाए। थोड़ी सी बात यहाँ पर समझिएगा,
तो अगर हम यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हमें गुणा करनी है। अगर इसमें हम लोग 1.17 से गुणा कर दें, ठीक है, बात को समझिएगा, ठीक है। अगर आपके ऐसे समझ में ना आए तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका 117 हो गया, तो ये आप 100 से भाग कर दीजिए। इसमें कितना आपका आया, पॉइंट यहाँ पर आएगा, आपका आ जाएगा 1.17। कहने का मतलब यहाँ पर ये बन रहा है कि अगर आप लोग अगर 100 में आप अगर 1.17 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 117। और आपसे प्रश्न में कहा था कि किस गुणक के कारण कोई संख्या 17% बढ़ जाएगी। तो अगर उसका गुणक जो है वो 1.17 है तो संख्या जो है वो 17% बढ़ जाएगी। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 33। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 8 की पावर आपके है 1/3 गुणा 16 की पावर 1/4 गुणा 2 की पावर है -2 को सरलीकृत कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इस 8 को लिखेंगे। देखिए 8 को 2 की पावर में लिखिएगा तो आपको पता है 2 दूना 4 दूना 8। कहने का मतलब है इसे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इतनी बात आप सभी को पता होगी, ठीक है, क्योंकि 2 का घन होता है 8, क्यूब कितना होता है 8, और इसकी पावर आपकी कितनी थी, इसकी पावर आपकी है 1/3। इतना काम ये हो गया, गुणा का निशान लगाएंगे। अगला हमारा क्या काम है उसको देखिएगा। यहाँ है 16 की पावर 1/4। 16 अगर हमें लिखना है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 की घात अगर कर दें हम 4, 2 की पावर अगर हम 4 कर दें तो 16 हो जाएगा। और इसकी पावर हमारी है 1/4, ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है 2 की पावर -2। इसे अगर हम माइनस को यहाँ से अगर हटाना चाहें या ऐसे ही लगाने दो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसका क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 2 की घात -2, आपका वैसा ही लिखा दूंगा, ठीक है, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। सबसे पहला काम कि आपका यहाँ पर जो आपकी पावर 3 है, इस 3 से 3 कैंसिल होगा और इस 4 से 4 आपका कट जाएगा। आपका यहाँ पर बचा है 2 गुणा में आपका बचा है 2 गुणा में आपका हो गया 2 की घात -2। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो आपका प्लस वाला तो ऐड हो जाएगा और माइनस वाला आपका घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी आएगी, 1 1 2 और 2 से 2 गया तो आपका आएगा 0। किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये बात तो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इतनी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 34 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 34 नंबर लिखा हुआ है कि यदि x - y = 4, x × y = 21, तो x³ - y³ का मान क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को लगाने के लिए आप चाहें तो x y का मान अपनी तरफ से कुछ रख के देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर मिले तो आपका वही राइट आंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपका है x - y बराबर कितना है, आपका है 4, और आपका यहाँ पर है x × y बराबर कितना आपका है, आपका 21 है। अब यहाँ पर हम इसका मान रख के देखते हैं। जैसे 21 और 4, मतलब किसी संख्या को यही संख्या है, जैसे 21 है, ठीक है, 21 के ऐसे गुणनखंड कर लो कि गुणा करने पर तो आपका 21 तो आएगा ही, लेकिन घटाने पर 4 आ जाए। आपको पता है 7 तियाँ 21, ठीक है, 7 तियाँ 21 हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पर 7 में से 3 घटाएँ तो हमारा 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप x की जगह पर 7 और y की जगह पर 3 रख के देख लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो x की जगह पर अगर हम 7 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस का 3 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, तो आपका होता है 343, ठीक है, माइनस 3 3 होते हैं 27, इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जब आप लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए 13 से 7 गया कितना बचेगा 6, 13 से 7 गया 6, यहाँ पर 3 में से 2 गया आपका बचेगा 1, और यहाँ पर आपके 3 के 3 रहेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर निकल के आ गया 316, और आपका यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बात को समझ पाए। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि भिन्न है 1 सही 1/5 तथा इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर। तो सबसे पहले भिन्न आप देखिएगा, आपका है 1 सही 1/5, इसको आप हल करेंगे 5 × 5 और 1 6, आपका हो जाएगा 6/5।
और हमें इसका व्युत्क्रम देखना है। तो इसका जो व्युत्क्रम आप निकालेंगे तो आपका इसका व्युत्क्रम निकल के आएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/6। और इनके बीच का आपको क्या बताना है, अंतर। तो इनके बीच का आप अंतर बताएंगे। कहने का मतलब है कि 6/5 और आपको 5/6 इनके बीच का निकालना है डिफरेंस। तो आप इसका एलसीएम लेंगे, आपका आएगा 23। ठीक है, 30 आपका एलसीएम आएगा। 5 छक्का 23, तो आपका 36 हो जाएगा। माइनस का 6 पंचे 23, 55 25। यहाँ से डिफरेंस करेंगे, आपका आएगा 11/30। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11/30। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सामान्य हिंदी के 5 प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न हमारा आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। अब आपको यहाँ पर सही विकल्प को बताना है कौन सा होगा। पहला आपका है कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताया गया है। अगला है कि जीवन, देखिए यहाँ पर क्या है, जीवन, तो जीवन नहीं होगा। आगे है जीवन क्षणभंगुर है, तो ये भी गलत है। आगे है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट यहाँ पर गलत लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 37 में आपसे कहा गया है कि पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। देखिए यहाँ पर ये बताने के लिए आप लोग यहाँ पर मेरा मेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा या मेरी लगाकर देख लीजिएगा, या बड़ा और बड़ी ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए इनके आगे लगा के देखिएगा, जैसे कैमरा है, मेरा कैमरा या मेरी कैमरा, तो आपको पता है यहाँ पर हम कहेंगे मेरा कैमरा, तो मेरा है तो इसका मतलब कैमरा कैसा है, कैमरा पुल्लिंग है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायल, तो मेरी पायल। अच्छी प्लेट, आपको पता है अच्छी प्लेट होता है। तलवार, तलवार के लिए आप कह सकते हैं मेरी तलवार लाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ पर मेरी जो है यहाँ पर जो फीड हो जाएगा वो तो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, और जहाँ पर आपको मेरा जो है यहाँ पर लगा के आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपका हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं और इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करेंगे, आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब बंधनहीन। ठीक, बिल्कुल सही है। 3 तेरह होना, संगठित होना, गलत है। अगर कोई 3 तेरह हो जाएगा मतलब बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। क्या मतलब होगा, अलग अलग हो जाना है। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और 3 तेरह होना मतलब बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है, सखी धन आगमन। सखी यहाँ पर है, आगमन ये है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी संधि है अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर आपकी संधि है यड़ संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग कि पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। पसीने से युक्त, देखिए पसीने को हम लोग कहते हैं स्वेद। ठीक है, और पसीने से युक्त की बात की गई यहाँ पर है, तो आप इसके लिए शब्द बताएंगे स्वेदित। ठीक है, स्वेदित। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है सामान्य अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी में सिस्टम क्या है कि आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न जो आपके हैं वो पैराग्राफ से आ सकते हैं, और उसके अलावा 2-3 प्रश्न आपके ग्रामर से आएंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 और 42 आपको 2 प्रश्न से हल करने हैं। तो अगर मैं इससे पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। आपकी इच्छा हो तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, वरना आप छोड़ दीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश में 5 नंबर का आएगा। ठीक है, इच्छा आपकी है। ठीक है, जो आप चाहें। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इतने पैराग्राफ को यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा चाहें। उसके बाद में आप लोग इसके आगे देखेंगे, यहाँ से देखिएगा आगे। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर अगर आपको चाहिए हो तो। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये हाँ, और इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है यहाँ पर,
और इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये इतना आपका यहाँ पर पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर पैराग्राफ से संबंधित 2 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आप उनको भी देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 41, इस प्रश्न को देखिएगा। और इसके बाद में आपका आ चुका है प्रश्न नंबर 42। बस यहाँ तक प्रश्न आपका पैराग्राफ से है। तो पैराग्राफ को मैं एक तरफ कर रहा हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 से यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 43 आपका है कि चूज़ द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पर उस शब्द का चयन करना है जो आपका यहाँ पर रिक्त स्थान पर आएगा। जैसे यहाँ पर है द हार्डली काउंट्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द हार्डली काउंट्स। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपका यहाँ पर जो वाक्य लिखा हुआ है ना, द हार्डली काउंट्स, ये किस टेंस का वाक्य है। आपको पता है ये प्रेजेंट टेंस में है और वो भी बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात हमें क्या पता लग गई, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट अगर आपका इधर होता है तो यहाँ पर भी आपका या तो डू आएगा या तो आपका डज आएगा, तो यहाँ पर दोनों जगह है। अब बात यहाँ पर है कि जो आपकी बात लिखी हुई है स्टार्टिंग में, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। दैट हार्डली, हार्डली माने होता है मुश्किल से, और जब कोई काम मुश्किल से होगा इसका मतलब ये वाक्य आपका यहाँ पर कैसा है, यह वाक्य आपका है निगेटिव, ठीक है। ये वाक्य कैसा आपका है, निगेटिव। इधर अगर एक साइड में निगेटिव तो दूसरी साइड में कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपको यहाँ पर ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव को यहाँ पर ढूंढिएगा डू या डज लगाकर। आपको पता है काउंट्स लगा हुआ है, मतलब आपका एक वचन है तो आपका डू नहीं आएगा, पहले बात तो आपका डज आएगा और पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव का मतलब देखिए यहाँ पर देखिए डज इट या डज नॉट इट। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, चेंज द नरेशन, मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। राजेश सैड आई बॉट ए कार यस्टरडे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देखिएगा ये वाक्य आपका है पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट जो आपका जाता है वो आपका जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक। किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में चला आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा राजेश सैड, तो सैड का सैड रहेगा दैट आई हैव नहीं आएगा, आपका आएगा यहाँ पर हैड, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर नहीं होगा। आगे आपका है कि टोल्ड भी नहीं होगा, ठीक है। सैड का आपका सैड रहेगा, सैड टू का होता है टोल्ड। यहाँ पर देखिए कि राजेश सैड डैट ही बॉट मतलब यहाँ पर आपका हैड नहीं लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जाना है पास्ट परफेक्ट में। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे 45 नंबर आपके लिए आ चुका है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज़ द सिमिलियर इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। चोक आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है गला घोटना या दम घुटना, ठीक है। तो इसका समानार्थी आपको बताना है, मतलब पर्यायवाची जिससे हम लोग कहते हैं सिमिलर, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे, आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टिफल। स्टिफल का मतलब ये होता है दबाना या गला घोटना, ठीक है। तो आपके ये दोनों आपके एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद में आपके लिए आ चुका है तर्क एवं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति वाले आपके लिए प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं रीजनिंग के प्रश्न मतलब है, ठीक है। नीचे दिए गए कथन के बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल तर्क है और कौन सा निर्बल। प्रबल का मतलब मजबूत तर्क कौन सा है, निर्बल का मतलब जो बेकार का, ठीक है, वो आपको देखना है। कथन आपका देखिए, कथन तर्क को आप सही से पढ़ेंगे तो आप आराम से इसे कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। कथन है कि क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए, और इसके तर्क में कहा गया है कि हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। और अगला है कि नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। तो देखिए ये तो बात बिल्कुल बेकार हो गई, संभव नहीं है। प्रश्न में कहा गया है क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए, मतलब दाखिला लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल एक जैसी ही प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसमें कहा कि तर्क दिया गया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। यहाँ पर एक तर्क तो आपका बिल्कुल अच्छा है। और लिखा है दूसरा कि नहीं, यह विशेष का संभव नहीं है, तो ये नहीं, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका केवल तर्क 1 जो है ये प्रबल माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रश्न को आप देखेंगे, लिखा हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में
जर्नल लिखा हुआ है, ठीक है, JOURNAL, इसको लिखते हैं MRXUQDO। तो आगे आपसे पूछा गया है कि अगला जो आपका लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं ताकि हमारे समझ में आए कि यहाँ पर क्या किया गया है। देखिएगा, यहाँ पर आपका है जे, ठीक है, JOURNAL, इसको लिखते क्या हैं, इसको लिखते हैं MRXUQDO, ठीक है, ये लिखते हैं यहाँ पर। इसको जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर, ठीक है, जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर, यू होता है 21 पर, इतने यहाँ पर लिखते हैं। एम होता है 13 पर, आर होता है कितने पर, 18 पर, एक्स कितने होता है 24 पर, ठीक है। 10 से आ गए 13 पर, इसका मतलब यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 ऐड कर दिया है। 15 से 18 पर यहाँ पर भी 3 ऐड किया गया है। 21 से 24 पर यहाँ पर भी 3 ऐड किया गया है। और यहाँ पर भी देख लीजिएगा, एल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर, यहाँ पर भी आपका 3 ऐड किया गया है। इससे हमें एक निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रत्येक संख्या में आपका 3 जो है जोड़ दिया गया है। तो उसी प्रकार से आप आगे यहाँ पर देखेंगे, आपका यहाँ पर क्या है, TRAINING, ठीक है, आपका यहाँ पर है, आपको प्रत्येक संख्या में 3 ऐड करना है। देखिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको है आपका टी, ठीक है, TRAI और NING, ये आपका है, इसको लिखना है। टी होता है 20 पर, आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर, आई होता है 9 पर, ठीक है। और देखिए, इसमें सब में हमें 3 जोड़ना है, तो 20 और 3 कितना होगा, 23। इस पे आएगा आपका डब्लू, ठीक है। या 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ फिर आपको बताऊँ। देखिए, 20 और 3 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 23, 18 3 21, 1 3 4, 9 और 3 12। देखिए, 23 पर आपका हो जाएगा डब्लू, 21 पर आपका होगा यू, 4 पर क्या होगा डी, 12 पर क्या होगा एल। तो WUDL कहाँ पर आपका है, आपका यहाँ पर है बी वाले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाले में यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और आप सभी के ये बात समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे लिखा हुआ है। अगर आप सभी को क्लियर ना दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आपको साफ दिखने लगे। प्रेरणा सुधीर की पुत्र वधू और विभोर की भाभी है। आकाश सुधीर का पुत्र और विभोर का अकेला भाई है। प्रेरणा का आकाश से संबंध बताइए। प्रेरणा जो है वो सुधीर की पुत्र वधू है। देखिएगा, ये है प्रेरणा, सुधीर की पुत्र वधू। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा सुधीर, बात समझिएगा, यहाँ पर हमने मान लिया सुधीर। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने कहा प्रेरणा जो है सुधीर की पुत्र वधू है, तो प्रेरणा सुधीर की पुत्र वधू है, ये हमने मान ली प्रेरणा, ठीक है। और ये कौन है, इसकी पुत्र वधू। सुधीर की पुत्र वधू का मतलब है इसका पुत्र होगा और इसके पुत्र की बहू, ठीक है, इसके पुत्र की पत्नी। 1 मिनट रुकेगा, इसके पुत्र की कौन, ये पत्नी। तो ये देखिए, सुधीर का पुत्र हो गया और ये इसकी, ये पत्नी हो गई और ये हो गया पति। मैंने प्लस माइनस लिख दिया, आप समझ जाएगा, यहाँ पर ये पति पत्नी है, ठीक है। लिखा हुआ है कि प्रेरणा, फिर से पढ़िएगा एक बार, कि प्रेरणा सुधीर की पुत्र वधू और विभोर की भाभी है। प्रेरणा जो है ये कौन है, ये विभोर की भाभी है। तो ये जो है ये भाभी है, ठीक है। किसकी भाभी है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ये किसकी भाभी है। तो ये भाभी किसकी है, तो आप बताएंगे विभोर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे विभोर की, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, आकाश जो है सुधीर का पुत्र। आकाश कौन है, सुधीर का पुत्र और विभोर का अकेला भाई। देखिए, ये यहाँ पर आप देखिए सुधीर का पुत्र और प्रेरणा जो है ये विभोर की भाभी। तो ये विभोर जो है और ये पुत्र जो है ये दोनों भाई भाई होंगे। और यहाँ पर कह रहा है विभोर का अकेला भाई है कौन, आकाश, और सुधीर का पुत्र है। इसका मतलब है कि ये जो पुत्र है ये कौन है, ये आकाश ही ये पुत्र है, ठीक है। कौन है, आकाश जो है वो पुत्र है, ठीक है, क्योंकि विभोर का अकेला भाई है जो सुधीर का पुत्र है। तो मतलब पुत्र कौन है, आकाश। तो आकाश की पत्नी कौन है, तो आप बताएंगे प्रेरणा। प्रेरणा का आकाश से संबंध बताइए। प्रेरणा जो है वो आकाश की पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग। प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। विषम संख्या आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसका पता लगाएंगे कि विषम संख्या कौन सी है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं इसको भी।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग विषम को देखते हैं, ठीक है। विषम संख्या 1984, 2024, 1876 और 2014, ये आपको वर्ष दे रखे हैं, ठीक है, कि ये वर्ष है। तो आप लोग इनमें देखिए विषम कैसे निकालेंगे। आप लोग देखिएगा कि लीप वर्ष कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। 1984 इसमें 4 से भाग करिए, हो जाएगा लीप वर्ष है। 76 में आप 4 से भाग करेंगे, हो जाएगा लीप वर्ष है। 24 में आप 4 से भाग करेंगे, हो जाएगा लीप वर्ष है। लेकिन 2014 जो आपका है ये आपका लीप वर्ष नहीं है, ये आपका साधारण वर्ष है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर इस 50 नंबर प्रश्न को अच्छी तरीके से और देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, रोहित विराट से भारी है लेकिन महेंद्र जितना भारी नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर रोहित विराट से भारी है, तो हम लोग रोहित को आर लिखते हैं, ठीक है। ये विराट से भारी है मतलब ये इसकी तरफ बड़े का निशान लगाएंगे और लिखेंगे विराट के लिए वी लिख देंगे। लेकिन महेंद्र जितना भारी नहीं है। रोहित जो है ये महेंद्र जितना भारी नहीं, इसका मतलब है महेंद्र उससे भी ज़्यादा भारी है। तो महेंद्र को यहाँ पर एम लिख लेंगे, तो ये उससे भी ज़्यादा भारी है, ठीक है। आगे है कि विराट जो है ये मनीष से भारी है। तो एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर महेंद्र के लिए हम लिख रहे हैं MH लिख रहे हैं, ठीक है, MH। तो ये हो गया महेंद्र के लिए। और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि विराट मनीष से भारी है। विराट जो ये भारी है किससे? मनीष से। मनीष से भारी, तो ML लिख रहे हैं मनीष के लिए, ठीक है। फिर आगे समझिएगा, इन्होंने आगे कहा है कि यहाँ पर है कि बुमराह जो है वो रोहित से भारी है लेकिन हार्दिक से हल्का है। बुमराह जो है वो रोहित से भारी है और हार्दिक से हल्का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रोहित से भारी है तो इसका मतलब है कि रोहित, मान लीजिए हमने रोहित यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो बुमराह जो है वो रोहित से भारी है, तो ये रोहित से भारी हो कौन? ये हो गया बुमराह, ठीक है। और इन्होंने कहा है लेकिन हार्दिक से हल्का है, लेकिन इससे बड़ा, इससे भी ज़्यादा भारी कौन है? हार्दिक है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपसे कह रखा है कि बताइए इनमें सबसे हल्का कौन है। सबसे हल्के की बात की गई, आपको पता है ये तो आपके सेम यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इनके तो पीछे ही होगा आपका हल्का वाला। तो हल्का वाला आपका कौन है? MN मतलब मनीष। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर बात को समझ पा रहे होंगे। आगे देखिएगा इसके बाद। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 51 पर। एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइंग सिख के नाम से उन्हें जानते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भारतीय मूल के किस पत्रकार ने मुस्लिम, उइगरों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन की सामूहिक हिरासत शिविरों को उजागर कर पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघा राजगोपालन, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। अगला प्रश्न आपका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविड डियोप ने। कौन सी महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं विश्व की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न आपका है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अपना नया चेयरमैन CEO नियुक्त किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्या नडेला। केंद्र सरकार ने DAP और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? 14,775 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर विश्व दाता सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 14वां। रामानंद सागर द्वारा निर्मित टीवी सीरियल रामायण में सुमंत का किरदार निभाने वाले किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ है? आप बताएंगे चंद्रशेखर वैद्य का, ठीक है।
अगला प्रश्न आपका है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG के लैंगिक समानता के मामले में कौन से राज्य में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया? उस राज्य का नाम आपको बताना है। आप यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, इसके बाद आपके लिए आ चुके यहाँ पर हैं सामान्य जागरूकता से प्रश्न। ठीक है, स्टैटिक जीके वगैरह आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है 10 नंबर की, ये भी आपके एग्जाम में आएगी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आप बताएंगे अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक की बात की गई तो आप बताएंगे कर्णम मल्लेश्वरी। डोगरी भाषा बोली जाती है, डोगरी भाषा जो है वो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन कौन सा है? GSLV MK2। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो आप यहाँ पर बताएंगे मध्य प्रदेश में। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी कैसे? तो 5+3+3+4 से, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए दिए जाते हैं? आप बताएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिए जाते हैं। बगदाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बगदाद की बात अगर हम करेंगे तो आप बताएंगे टिग्रिस या टाइग्रिस नदी के कारण जो है, मतलब के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ पर 70 प्रश्न मिल चुके हैं। आपके 30 प्रश्न बचे हुए हैं, जिसमें आपको मैथ के ग्राफ तालिका और हिंदी के जो पैराग्राफ हैं वो आपको मिलेंगे। वो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।